हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बोर्ड मार्क्स क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हैंडलिंग टेक्स्ट, हिस्टोरियंस एंड द महाभारत। कि ये जो इतना बड़ा टेक्स्ट, अभी तक जो हम लोग सोर्स पढ़े, जो भी इस चैप्टर में जो मेन सोर्स है हमारा, वो क्या है? महाभारत है। मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, पाली टेक्स्ट, ठीक है, ये सब का रेफरेंस लिए हैं। तो उससे थोड़ा बाहर निकलते हैं एंड सबसे जो मेन है हमारा सोर्स, वो क्या है? महाभारत। तो महाभारत जैसे टेक्स्ट या जो अदर टेक्स्ट हैं, उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, उसको हैंडल कैसे करते हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे कि हिस्टोरियंस कंसीडर सेवरल एलिमेंट्स। जब किसी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं, जब किसी बुक को वो एनालाइज कर रहे होते, पढ़ रहे होते, समझ रहे होते हैं, एंड उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे एज ए रेफरेंस लेना है, तो उसके लिए उस बुक का जो है बहुत सारे एलिमेंट्स को जो है ये लोग देखते हैं, ठीक है, एंड टेस्ट करते हैं कि ये क्या क्या है। तो पहला जो चीज़ ये लोग कंसिडर करते हैं, दे ट्राई टू एग्जामिन द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट है वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? तमिल, प्राकृत, पाली और संस्कृत। अगर वो टेक्स्ट तमिल, प्राकृत, पाली में लिखा हुआ है, यानी ये ऑर्डिनरी लोगों का लैंग्वेज है एंड ऑर्डिनरी लोगों के लिए जो है इट वाज मींट फॉर ऑर्डिनरी पीपल। बट इफ इट इज रिटन इन संस्कृत, अगर ये संस्कृत में लिखा हुआ है तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो संस्कृत वाज लैंग्वेज ऑफ एलिट क्लास पीपल एंड दोज हु वर ब्राह्मण्स। तो ये बताता है कि अगर वो टेक्स्ट संस्कृत में लिखा हुआ है, मतलब वो ब्राह्मण्स के लिए एंड एलिट क्लास के लिए बना हुआ था। एंड अगर वो टेक्स्ट आपका किस में लिखा हुआ है? पाली, प्राकृत एंड तमिल में, तो वो ऑर्डिनरी लोगों के लिए टेक्स्ट बना हुआ है। पहला, यानी पहला चीज़ जो वो एग्जामिन करते हैं वो क्या है? आपका लैंग्वेज, आपको याद रखना है। सेकेंड चीज़ जो वो एग्जामिन करते हैं, दैट इज़ द काइंड ऑफ टेक्स्ट। वो टेक्स्ट का काइंड कैसा है, मतलब कि वो मंत्राज के फॉर्म में लिखा हुआ है या स्टोरीज के फॉर्म में लिखा हुआ है। मंत्राज के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी वो लोग मंत्राज के फॉर्म में लिखे हैं, तो ये उन लोगों के लिए है जो प्रिस्ट क्लास के लोग हैं, जो प्रिस्ट इनको लर्न करते हैं एंड चैंटिंग करते हैं। एंड अगर वो स्टोरी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यानी ये ऑर्डिनरी लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए लिखा हुआ है। मतलब इसको जो है इट कुड बी रेड, हर्ड एंड ये सब के साथ साथ उसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। एंड अगर वो इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है, तो उसके स्टोरी को जो है हम क्या कर सकते हैं? रिटोल्ड कर सकते हैं, बाद में भी इसको सुनाया जा सकता है। तो ये दो चीज़ें हो गया। तीसरा चीज़ जो वो फाइंड आउट करते हैं, या जो तीसरा एलिमेंट जो वो कंसिडर करते हैं, वो दे ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट द ऑथर्स। ऑथर्स के बारे में क्यों जानना जरूरी है? बिकॉज कोई भी टेक्स्ट जो होता है वो किसी ऑथर के पर्सपेक्टिव को, उसके आइडियाज़ को जो है वो बताता है। तो वो दे ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट ऑथर या ऑथर्स, मल्टीपल भी हो सकते हैं, उनका पर्सपेक्टिव एंड आइडियाज़ को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने इस टेक्स्ट को लिखा, कंपाइल किया। साथ ही साथ वो जो और चीज़ जानने की कोशिश करते हैं, वो फोर्थ आपका क्या है? तो एज वेल एज दे ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इंटेंडेड ऑडियंस। ऑडियंस यानी जिनका इंटरेस्ट को जो राइटर्स है वो ध्यान में रखते हैं कि कोई भी अगर कोई बुक लिख रहा है तो उसका मेन मोटिव क्या होगा कि जो हमारा ऑडियंस है, हम ऐसा किस टॉपिक पे बुक लिखें जो ऑडियंस उसको पसंद करे। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो हम पढ़ाते समय अब ये ध्यान में रखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा क्या नया चीज़ इसमें ऐड करें कि जो हमारा इंटेंडेड ऑडियंस है वो इस चीज़ को समझे। तो वो पहला जो है लैंग्वेज, सेकंड क्या है? काइंड ऑफ टेक्स्ट, थर्ड क्या है? अबाउट ऑथर्स, फोर्थ क्या है? इंटेंडेड ऑडियंस। फिफ्थ जो है आपका, दे ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है, या दे ऑल्सो ट्राई टू सर्टेन पॉसिबल डेट ऑफ कॉम्पोजिशन, ठीक है, कि इन टेक्स्ट को कब कंपाइल किया गया, कब कंपोज किया गया। इसके साथ साथ जो है प्लेस वेयर दिस टेक्स्ट में हैव बीन कंपाइल्ड, कि किस प्लेस पे, यानी कौन सा जगह पे, ये कहाँ लिखा गया, बिहार में लिखा गया, यूपी में लिखा गया, ठीक है, या किस प्लेस पे, कौन महाजनपद आज के टाइम में जो है, तो वो इसको भी फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। एंड इन सबको जो है एक बार पढ़ लिखने के बाद, ये सबको समझने के बाद जो है, ठीक है, बाय एग्जामिनिंग ऑल दिस फैसेट्स ऑफ अ टेक्स्ट, दे अराइव एट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एनी टेक्स्ट। कि ये जो टेक्स्ट है उसको इन सारे बातों पे जो है, पैरामीटर पे जो है, ठीक है, एग्जामिन करने के बाद वो बताते हैं कि इस टेक्स्ट का क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, इसमें किस हद तक बातें सही है या किस हद तक बातें जो है एग्जेजरेट करके लिखा हुआ है, या कुछ चीज़ें जो है, ठीक है, अपने से जो राइटर्स है उसका इमेजिनेशन उसमें ऐड किया हुआ है। तो महाभारत जैसे टेक्स्ट के लिए जो है क्या है, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है टू फाइंड आउट, ठीक है, एंड उसको एग्जामिन करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखना है हमें लैंग्वेज एंड कंटेंट।
महाभारत का लैंग्वेज क्या है, तो जो वर्जन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जिस टेक्स्ट से हम लोग पढ़ रहे हैं, उस टेक्स्ट का जो लैंग्वेज है वो है संस्कृत। महाभारत के अदर वर्जन्स भी हैं, अदर लैंग्वेजेस में भी जो है महाभारत लिखा हुआ है, लेकिन हम जिस लैंग्वेज को कंसीडर कर रहे हैं, हम जिस लैंग्वेज में महाभारत को रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, वो है संस्कृत का महाभारत का वर्जन। आगे देखेंगे कि जो संस्कृत महाभारत में यूज किया हुआ है, दैट इज फार सिंपलर देन जो वैदिक संस्कृत है एंड जो प्रशस्ति में जो संस्कृत लिखा गया है उसके कंपैरिजन में जो महाभारत का संस्कृत है वो क्या बहुत सिंपलर है, जिसको इजीली समझा जा सकता है। यानी इट मीन्स दैट कि इट वाज प्रोबेबली वाइडली अंडरस्टूड, यानी महाभारत का जो संस्कृत है वो इजी संस्कृत है। इसका मतलब ये है कि इसके संस्कृत को इजीली जो है लोग पढ़ सकते थे एंड समझ सकते थे। आगे देखेंगे, ये तो हो गया लैंग्वेज। लैंग्वेज के बाद जो है आपका कंटेंट। महाभारत का जो कंटेंट है इसको दो कैटेगरी में जनरली हिस्टोरियंस डिवाइड करते हैं। पहला जो कैटेगरी है कि वो सेक्शंस दैट कंटेन स्टोरी, ठीक है, जो स्टोरी, वैसे सेक्शन वैसा पोर्शन महाभारत का जिसमें स्टोरीज दिया हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, नैरेटिव, यानी ये पहला हो गया। एंड सेकेंड वो सेक्शन जिसमें प्रिस्क्रिप्शन अबाउट सोशल नॉर्म्स, की सोसाइटी में आप रह रहे हैं, क्या क्या नॉर्म्स आपको फॉलो करना चाहिए, जैसे पढ़े हैं ना राइट ऑक्यूपेशंस, तो आपका ये ड्यूटीज़ है, तो वो नॉर्म्स के बारे में जिसमें प्रिस्क्रिप्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, डिडैक्टिक। तो ये हो गया सेकेंड पोर्शन, यानी जो कंटेंट है उसको नैरेटिव एंड डिडैक्टिक पोर्शन में हमने डिवाइड किया है। नैरेटिव में नरेशन है यानी स्टोरीज है, एंड डिडैक्टिक पोर्शन में जो है कुछ डिडैक्ट करने का कोशिश कर रहा है एंड वो क्या बता रहा है, जो सोशल नॉर्म्स है उसके बारे में बता रहा है, वो डिडैक्टिक पोर्शन है। लेकिन ये हमें याद रखना है कि ये जो नैरेटिव एंड डिडैक्टिक के बीच में जो डिफरेंसेस है, जो डिवीजन है, वो दोनों वाटर टाइट डिवीजन नहीं था। यानी जो नैरेटिव पोर्शन है, ठीक है, उसमें हम स्टोरीज है, यहाँ पे भी जो है मोरल वैल्यूज हो सकता है, सोशल नॉर्म्स हो सकता है, ठीक है, जैसे बचपन में स्टोरी पढ़ते थे उसी तरह से। एंड जो डिडैक्टिक पोर्शन है इसमें भी जो है कुछ स्टोरी हो सकता है। तो ये जो वाटर टाइट सेपरेशन नहीं था, बस हिस्टोरियन जनरली क्लासीफाई कर देते हैं, एक नैरेटिव एंड सेकेंड जो है डिडैक्टिव, लेकिन ये दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वाटर टाइट नहीं है। आगे आप देखेंगे कि जनरली जो हिस्टोरियंस इस बात पे एग्री करते हैं कि महाभारत जो है, महाभारत वाज मींट टू बी ए ड्रामेटिक मूविंग स्टोरी, ठीक है, एंड ये जो ड्रामेटिक मूविंग स्टोरी था इसमें जो है बाद में जो है डिडैक्टिक पोर्शन जोड़ा गया, यानी जो सोशल नॉर्म्स से जो रिलेटेड पोर्शन है उसको बाद में जोड़ा गया। पहले क्या था, एक ड्रामेटिक मूविंग स्टोरी, ठीक है, एंड इसको जो है बाद में जो है हमने क्या बनाया, डिडैक्टिक पोर्शन, इसको बाद में ऐड किया गया। अब आगे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इसमें जो वार के बारे में डिस्कस किया गया है वो क्या रियल वार है या नहीं है, वी आर नॉट श्योर, बट कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, लेकिन हिस्ट्री में हमें वी आर नॉट श्योर, यहाँ पे हम कुछ भी आंसर नहीं करेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कि इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे संस्कृत ट्रेडिशंस में महाभारत को क्या बताया गया है, इतिहास है। इतिहास का लिटरली मीनिंग होता है दस इट वाज, यानी ऐसा ही था, ठीक है, एंड इतिहास को जो हम ट्रांसलेट करते हैं क्या है, वो ट्रांसलेशन होता है इतिहास यानी हिस्ट्री। तो कहता है कि क्या यहाँ पे जो है इतिहास इसको बोला गया संस्कृत टेक्स्ट में, यानी दस इट वाज, ऐसा ही था, तो क्या सच में एक रियल वार यहाँ पे था, तो वी आर नॉट श्योर। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि देयर वाज वार बिटवीन किनफोक, जो किनफोक हैं उनके बीच में जो है, जैसे कौरवाज एंड पांडवाज के बीच में जो आपस में वार जो हुआ होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, उसी को जो है नैरेटिव पोर्शन में जो है लोग याद रखे होंगे, एंड वही मेमोरीज में जो है आता रहा एंड ओरली ट्रांसमिट होते रहा, एंड बाद में इसको जो है इट वाज कमिटेड टू राइटिंग। एंड कुछ कहते हैं तुम्हारा कि इसका जो है कोई एविडेंस हमें देखने को नहीं मिलता है, यानी जो महाभारत का वार जो बैटल हुआ कुरुक्षेत्र क्षेत्र में, तो बहुत सारे एविडेंसेस जो है हमें देखने को नहीं मिलते हैं, तो वी आर नॉट श्योर। अब आगे हम लोग आते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं हम ऑथर्स एंड डेट। समझने की कोशिश करते हैं कि हु वर द ऑथर्स, ठीक है। तो जनरली या ट्रेडिशनली अगर आप किसी से पूछेंगे कि महाभारत किसने लिखा, तो लोग कहते हैं कि जो वेद व्यास है उन्होंने लिखा महाभारत को, एंड उन्होंने डिक्टेट करवाया किनको, तो गणेश जी को। यानी ट्रेडिशनली हु रोट द टेक्स्ट, महाभारत को किसने लिखा, तो लॉर्ड गणेश वाज द स्क्राइब, गणेश भगवान जो है स्क्राइब थे, एंड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस जो महर्षि वेद व्यास है उन्होंने इसको डिक्टेट करवाया टू द डिटी, यानी जो गणेश जी हैं उनसे इसको लिखवाया, ठीक है। लेकिन
आगे कहता है कि हिस्टोरियंस जो है दूसरे तरीके से इसको कंसीडर करते हैं। वो कहते हैं कि पहले ही पढ़े कि इसको कंपाइल किया गया बिटवीन 500 BC टू 500 CE, यानी अप्रॉक्स 1000 ईयर्स का जो स्टोरेज इसमें ऐड किया गया, एंड उससे पहले का भी जो स्टोरेज ओरली सर्कुलेशन में थे उसको भी इसमें ऐड किया गया। तो इसीलिए कहते हैं कि ओरिजिनली वो जो कहते हैं कि ये जो स्टोरी है, ठीक है, इट वाज कंपोज बाय चैरियोटियर बार्ड्स, ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है, सुतार, ठीक है। एंड ये सुताज या चैरियोटियर बार्ड्स कौन थे? तो ये वो लोग थे जो बैटल फील्ड में जो क्षत्रिय वॉरियर्स थे उनको कंपनी देते थे, एंड उनके जो विक्ट्रीज एंड जो अचीवमेंट है उसको सेलिब्रेट करते हुए जो है ये लोग उनके प्रेज में जो है, ठीक है, पोएम जैसा लिखते थे, जिसको बाद में जो है ये लोग ओरली सर्कुलेट किए वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एंड बाद में जो है 5th सेंचुरी BC के टाइम्स जो है ब्राह्मण्स इस स्टोरी को जो है अडॉप्ट कर लिए एंड इसको जो है उन्होंने लिख डाला, ठीक है। अब आगे आते हैं कि इस टाइम पीरियड में जो कुरु एंड पांचाल का जो किंगडम है वो इमर्ज कर रहा था, एंड इसी के आसपास जो है, ठीक है, ये जो महाभारत है उसका स्टोरी जो है घूमता है। तो क्या वो जो नए चिफडम या जो नए किंगडम्स, कौरवाज, पांडवाज, यानी कुरु और पांचाल के जो किंगडम्स इमर्ज कर रहे थे, क्या उसके जो रूलर थे, क्या वो चाहते थे कि उनके इतिहास को जो है सिस्टमेटिकली प्रिजर्व किया जाए या उसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाए? क्या उन्होंने जो है इसको लिखवाने का काम किया, या इस समय जो न्यू किंगडम्स इमर्ज कर रहे थे 600 सेंचुरी BC के बाद, जो 16 महाजनपद के बारे में पढ़े, तो इस समय नए जो किंगडम्स इमर्ज कर रहे हैं, नए चिफडम इमर्ज कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि नए तरह का चेंजेस देखने को मिल रहा है पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशल सिचुएशंस में। तो इस वजह से जो चेंजेस हो रहा है, ठीक है, उसमें जो ओल्ड वैल्यूज़ है, ओल्ड वैल्यूज़ को रिप्लेस करके न्यू वैल्यूज आ रहे हैं, तो जिसके बारे में इस स्टोरी में जो है देखने को हमें मिलता भी है। तो क्या उसको रिकॉर्ड करवाने की कोशिश कर रहे थे? वी आर नॉट श्योर। आगे जो हम देखेंगे कि अनदर फेज ऑफ कंपोजिशन, जो महाभारत का कंपोजिशन एक तो 500 BC से लेकर के 500 CE के बीच में जो है कंपोज किया गया है। सेकेंड, इसमें जो है एक 500 BC यानी 200 BC से पहले तक दूसरा फेज जो है इस टेक्स्ट का कंपोजिशन का वो है 200 BC टू 200 CE। इस टाइम पीरियड में जो विष्णु जी हैं, विष्णु जी की वर्शिप जो है वो बढ़ रहा है, ग्रोइंग कर रहा है, एंड इसी में जो महाभारत में एक जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो है इंपॉर्टेंट डिटी के फॉर्म में इमर्ज कर रहे हैं, एंड कृष्ण जी को विष्णु से जोड़ा जा रहा है, एंड आज के टाइम में भी बोलते हैं कि जो कृष्ण जी हैं वो क्या है? विष्णु जी के अवतार हैं। बाद में अगर आप देखेंगे जो अनदर फेज ऑफ कॉम्पोजिशन है वो 200 टू 400, ये 400 CE है, इसके बीच का जो कंपोजिशन पीरियड रहा है। इस समय आप देखेंगे कि महाभारत में जो डिडैक्टिक पोर्शन है, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे थे कि जिसमें सोशल नॉर्म्स ये सब लिखा हुआ है, विच वर रिजेंबलिंग टू मनुस्मृति, मनुस्मृति से मिलता जुलता जो डिडैक्टिक पोर्शन है उसको 200 टू 400 CE के आसपास में लिखा गया, ठीक है। एंड इस तरह से जो टेक्स्ट ओरिजिनली अप्रॉक्स 10,000 वर्सेस का रहा होगा वो बाद में जो है नया एडिशन की वजह से बढ़ करके जो है वो 1 लाख वर्सेस तक पहुँच गया। अब ये स्टोरी सही है, नहीं है, क्या है, नहीं है, तो इसके लिए हम आते हैं द सर्च फॉर कन्वर्जेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जैसे अदर एपिक, जो अदर एपिक हैं उनमें भी बहुत सारे चीज़ों का डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, उसी तरह से महाभारत में भी जो है महाभारत ऑल्सो कंटेन्स विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ किसके बारे में? तो बैटल्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, पैलेसेस के बारे में, सेटलमेंट्स के बारे में, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में महाभारत में भी जो है लिखा हुआ है। आगे आप देखेंगे कि अब सर्च फॉर कन्वर्जेंस में कि जो बातें लिखी हुई है महाभारत में, कुछ हिस्टोरियंस जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या जो कुछ महाभारत में मेंशन किया हुआ है वो अभी प्रेजेंट है। तो देखने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए जो है 1951-52 के टाइम में जो है ASI के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम क्या था? बीबी लाल। बीबी लाल जो है ही एक्सकैवेटेड अ विलेज, ठीक है, जिसका नाम क्या है? हस्तिनापुर, ठीक है। ये कहाँ पे? मेरठ, आज का उत्तर प्रदेश में। क्या ये वही हस्तिनापुर है जो एपिक में दिया हुआ है, जो कुरु किंगडम का जो कैपिटल रहा है? तो वी आर नॉट श्योर। हो सकता है कि जो नाम है, नाम कोइंसिडेंशियल हो, कि कोइंसिडेंस की वजह से नाम जो है इसका भी महाभारत है, ये हस्तिनापुर है, एंड उस समय भी जो
कुरु किंग कैपिटल था वो भी हस्तिनापुर था। लेकिन दोनों का अगर आप लोकेशन देखेंगे तो दोनों का जो लोकेशन है वो अपर गंगा दोआब में है। अपर गंगा दोआब में होने की वजह से जो है ऐसा हिस्टोरियंस अनुमान लगाते हैं कि ये वही रीजन है जिसके बारे में जो है हमने जिसके बारे में महाभारत में मेंशन किया हुआ है, बट वी आर नॉट श्योर। अब वहाँ पे जो है बीबी लाल जाते हैं एंड बीबी लाल जो है वहाँ पे एक्सकेवेशन करते हैं एंड एक्सकेवेशन करने के बाद जो है वो 5 ऑक्यूपेशनल लेयर्स उनको मिलता है। यानी एक लेयर ये हो गया जिसका टाइम पीरियड अलग रहा होगा, एक दूसरा लेयर ये हो गया जिसका टाइम पीरियड अलग रहा होगा, फिर एक लेयर ये रहा होगा जिसका टाइम पीरियड जो है अलग रहा होगा। तो इस तरह के जो है 5 ऑक्यूपेशनल लेयर्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं एंड इसमें जो सेकेंड एंड थर्ड है वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग है एंड वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एंड थर्ड में क्या है, तो जो सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज यानी ये रहा आपका फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जो सेकेंड लेयर है वो आपका कितना पुराना है, तो 12 to 7 सेंचुरी BC। इस समय जो एविडेंस हमें मिला है, जिस तरह का जो हमें सेटलमेंट मिला है, उस सेटलमेंट को देख के हमें पता चलता है कि हॉसेस आर ऑब्टेन्ड। इस समय जो है हॉसेस, ये 7th है, ये हॉसेस जो है मिले हैं, बट किसी भी तरह का प्रॉपर प्लानिंग नहीं मिला है। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़े थे ना कि सब कुछ जो है प्लानिंग के थ्रू बनाया गया, यहाँ पे किसी भी तरह का डेफिनेट प्लान नहीं मिलता है। साथ ही साथ जो वॉल्स हैं हॉसेस के वो मड एंड मड ब्रिक्स के बने हुए हैं, ठीक है। साथ ही साथ कई बार जो है मड ब्रिक में इस तरह का जो मड ब्रिक का जो वॉल है उसमें जो है रीड भी यूज़ किया हो गया एंड उसके ऊपर जो है मड ब्रिक से प्लास्टर किया हो गया। यानी ये रहा रीड, इसके ऊपर जो है मड ब्रिक मड चढ़ाया गया, प्लास्टर किया गया, जो बताता है कि रीड को भी ये लोग यूज़ करते थे। तो इस तरह का भी जो है चीज़ें हमें देखने को मिला है, लेकिन किसी भी तरह का प्रॉपर प्लानिंग हमें नहीं मिला है, अर्बनाइजेशन का सेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। अब आते हैं हम लोग थर्ड फेज, जो थर्ड वाला जो है थोड़ा अपर लेयर, जो रिलेटिवली क्या है, न्यू है। तो ये रिलेटिवली जो न्यू है इसका अगर टाइम पीरियड आप देखेंगे तो इट इज़ 6th to, ये यहाँ थर्ड लिखा हुआ है ना, ये होगा 6th to 3rd सेंचुरी BC के पीरियड का है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाउसेस जो है वो किससे बने हुए, मड ब्रिक से बने हुए, साथ ही साथ यहाँ पे हाउसेस बर्न्ट ब्रिक से भी बने हुए हैं। एंड इसके साथ साथ जो है हमें और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे सोकेट जार एंड जो ब्रिक ड्रेन जो है ये जो है ड्रेनिंग वाटर के लिए यूज़ किया जाता था। साथ ही साथ जो टेराकोटा रिंग वेल्स मिला है, इस तरह का जो टेराकोटा रिंग वेल्स मिला है, ये जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है दोनों पर्पस के लिए यूज़ होता था, एक वेल के लिए, कुआं के लिए पानी निकालने के लिए, एंड साथ ही साथ जो है इसका यूज़ जो है मोस्ट प्रोबेबली ड्रेनेज पिट्स के लिए भी होता था। अब हमें समझना है कि व्हाट अबाउट द सिटी, कि महाभारत में अभी हम लोग पढ़े ना कि महाभारत में जो है महाभारत डिटेल डिस्क्रिप्शंस ऑफ देता है किसका, बैटल, फॉरेस्ट, पैलेसेस, सेटलमेंट्स के बारे में तो देख लिए, ठीक है। प्रॉपर जो है हाउसेस के एविडेंस मिले हैं, लेकिन प्रॉपर जो है प्लानिंग ये सब देखने को नहीं मिलता है। बाद वाले फेज में थोड़ा बहुत जो है बेक्ड ब्रिक एंड अनबेक्ड दोनों यूज़ हुआ। साथ ही साथ यहाँ पे जो है ड्रेन्स ये सब मिल जाता है। अब यहाँ पे जो सिटी के बारे में तो देखोगे कि महाभारत में जो है हस्तिनापुर का शहर के बारे में जो बताया गया है, तो जो हस्तिनापुर का जो सिटी है वो क्या एकदम इंद्र का जो शहर है, इंद्र लोक से कंपेयर किया गया है। लेकिन एक्सकेवेशन के बाद जो है हम क्या देखें कि इस तरह का जो हमें एविडेंसेस नहीं मिला। तो क्या हम इस बात से अनुमान लगाते हैं कि इसमें जो महाभारत में जो सिटीज़ के बारे में, हस्तिनापुर सिटी के बारे में जो इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है, हमें तो एविडेंसेस जो है मिला नहीं या हम प्रॉपर जगह पे खोज नहीं पाए हैं, बट इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हिस्टोरियंस ऐसा अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि 6th सेंचुरी BC में जब न्यू टाउन्स, न्यू सिटीज़ जब इमर्ज करना शुरू किए तो उन सारे सिटीज़ को देख करके इन्होंने जो है स्टोरी में जो है, ठीक है, अर्बनिज्म या सिटीज़ के बारे में ऐड कर दिया होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो राइटर्स हैं या जो पोइट्स हैं उनका जो अपना इजम्पशन है, जो वो अनुमान लगाए या उनका जो कल्पना, उन्होंने जो कुछ मतलब जो इमेजिन किया उस इमेजिनेशन को डाल दिया होगा। जैसे बहुत सारे जो मूवीज़ आप देखते हैंगे तो इसमें लिखता है कि इसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये एक्सीडेंटल है। तो यहाँ पे भी कहता है कि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो सिटीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन जिस तरह से हस्तिनापुर के बारे में दिया हुआ है वो इंद्र की सिटी से जो है कंपेयर करते हैं, लेकिन इस तरह का जो एविडेंसेस हमें नहीं मिला है। एंड इसीलिए हो सकता है कि ये जो सिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन है वो सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज वाला सिटीज़ को देख करके ऐड किया गया होगा, या फिर दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि जो राइटर्स हैं उनका जो है मात्र वो जो इमेजिनेशन था उसको इन्होंने लिख दिया एंड इसको जो है किसी भी तरह से हम कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर सकते। अब आते हैं एक और एग्जाम्पल को लेकर के।
एक तो यहाँ सिटी का एग्जाम्पल पढ़ लिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आते हैं, सिटी के एग्जाम्पल के बारे में हमारे पास तो जब हम कन्वर्जेंस जब मिलाने का कोशिश किए तो सिटी का एविडेंस तो हमें नहीं मिला। अब दूसरा कहता है एक और इंसिडेंट लीजिए, कौन सा, तो द्रौपदी का मैरिज पांडवा के साथ होता है। तो वो एपिसोड आप लोगों को याद ही होगा कि स्वयंवर होता है जहाँ पे अर्जुन जो है ही वॉज एबल टू शूट अ फिश। कैसे, तो चैलेंज था कि जो हु विल स्ट्रिंग अ बॉ एंड साथ ही साथ जो टारगेट है उसको जो हिट करेगा, एंड टारगेट जो रहता है फिश रहता है एंड मूविंग रहता है, तो इसको जो हिट करेगा उसके साथ जो है द्रौपदी का मैरिज हो जाएगा। एंड द्रौपदी वाज कौन, तो सी वाज प्रिंसेस ऑफ पांचाल, द्रुपद की डॉटर थी। तो इसमें जो है अर्जुन सक्सेसफुल होते हैं एंड अर्जुन जो शर्त के हिसाब से जो है अर्जुन के साथ द्रौपदी का मैरिज हो जाता है। ये लोग वापस जब घर जाते हैं तो घर जाने के बाद जो है, ठीक है, क्या बताते हैं, अपनी मदर से बोलते हैं कि देखो कुछ सामान लेकर के आए हैं। एंड उसी के बाद मदर कहती है कि जो कुछ भी लाया है वो आपस में आप लोग क्या कर लीजिए, बांट लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पे एक वुमेन है, अब वुमेन को 5 पार्ट्स में तो टुकड़ करके बांट नहीं सकते। अब साथ ही साथ इनके लिए मदर जो है इंपॉर्टेंट थी, मदर का जो आदेश है उसको ये टाल भी नहीं सकते। तो आखिर किया जाए, तो इस डिसीजन पे युधिष्ठिर आए कि जो द्रौपदी है इसका मैरिज जो है हम 5 पांडवों के साथ जो है कर दिया जाए। अब ये बात जब द्रुपद नरेश को पता चला कि उनकी बेटी का विवाह 5 पांडवाज के साथ हो रहा है, तो वो जो है गुस्सा हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक जो गर्ल है, एक वुमेन का विवाह 5 लोगों से, तो वो जो है इसके लिए एग्री नहीं करते हैं। लेकिन बाद में जो है महर्षि वेदव्यास आते हैं एंड वेदव्यास आकर के जो है उनको कन्विंस करते हैं कि ये किसका गलती है, तो इनका गलती नहीं है बल्कि द्रौपदी का ही ये विश रहा है कि ये जो है यंग एज में जब भोलेनाथ का जब वर्शिप कर रही थी तो उनसे एक साथ जो है 5 जो है, ठीक है, 5 बार ये प्रे कर ली एंड 5 जो क्वालिटीज़ वाले जो हस्बैंड थे वो 5 क्वालिटीज़ एक में तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए 5 के साथ इनका शादी होगा। तो वो जो शिव जी के सामने जो इसने विश किया था उसको पूरा करने के लिए ऐसा हुआ। एंड दूसरा जो है ये लोग ये भी अनुमान लगाते हैं कि ये बताते हैं कि जो पांडवाज हैं वो इंद्र के ही फॉर्म है एंड जो द्रौपदी है जो उनकी कॉमन वाइफ, जो इंद्र है उनकी वाइफ के रूप में आई है। तो इसीलिए जो है कि पांडवाज जो है इंद्र हैं एंड द्रौपदी उनकी वाइफ है, तो इसीलिए इनके साथ अगर शादी हो रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे आते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो पॉलीहेंड्री का कॉन्सेप्ट है दिखा रहे हैं। पॉलीहेंड्री का कॉन्सेप्ट किसके साथ हम जोड़ रहे हैं, तो जो सेंट्रल कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर पांडवास, ठीक है, कौरवास, तो सेंट्रल कैरेक्टर पांडवास के साथ जो है पॉलीहेंड्री का कॉन्सेप्ट जोड़ रहे हैं। तो ये जो है क्या बताता है कि मतलब जो अथॉरिटीज़ है दे ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन वेराइटीज ऑफ वे, कि अगर ये 5 लोगों के साथ विवाह हुआ तो आखिर क्यों हुआ, तो उसके पीछे जो है अलग अलग तरीके से ये लोग एक्सप्लेन करने का कोशिश किए। अब जो बात आती है प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस आता है, प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस जो है वो बताते हैं कि ये जो पॉलीएंड्रस का जो प्रैक्टिस है, ठीक है, ना ही ये मतलब जो है अर्लीस्ट टाइम में जो है इट वाज प्रिवलेंट अमंग रूलिंग एलिट्स, ठीक है, कुछ टाइम तक, कुछ हद तक जो है ये रूलिंग एलिट के बीच में फेमस रहा था, पॉपुलर रहा था। लेकिन बाद में जो है, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया गया, जस्टिफिकेशन दिया गया, तो जस्टिफिकेशन ये शो करता है कि बाद में जो पॉलीएंड्री का प्रैक्टिस है वो धीरे धीरे डिसफेवर में चला गया, यानी लोग जो है इस चीज़ को प्रेफर नहीं करने लगे एंड इसीलिए जो है इस स्टोरी को जो है उसने ऐड करके रखा। लेकिन जैसे ये डिसफेवर में जाने लगा, इसको इन्होंने जो है अलग अलग एक्सप्लेनेशन दे करके इसको हैंडल करने का कोशिश किया। आगे कुछ हिस्टोरियंस अगर आप देखेंगे तो पॉलीएंड्री का प्रैक्टिस, ठीक है, वो कहते हैं कि ये जो है अनयूजुअल है या इवन अनडिजायरेबल है फ्रॉम ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अनयूजुअल, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको मानने वाला, ठीक है, या अनडिजायरेबल फॉर्म ऑफ मैरिज रहा है, ठीक है। लेकिन आज के समय में भी एंड पहले भी जो है इट वाज प्रिवलेंट इन हिमालयन रीजन में पहले भी ये था एंड आज भी जो है कुछ ट्राइब्स इस चीज़ को जो है पॉलीएंड्री के प्रैक्टिस को जो है फॉलो करते हैं। आगे आप देखेंगे कि कुछ हिस्टोरियंस ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में अगर पॉलीएंड्री का प्रैक्टिस जो है प्रिवलेंट रहा है तो इसके पीछे का रीज़न ये रहा होगा कि वुमेन का शॉर्टेज हो गया होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉरफेयर एंड इट इंडिकेट्स द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस एंड इस क्राइसिस को निपटने के लिए जो है इन्होंने पॉलीएंड्री का प्रैक्टिस को जो है स्टार्ट किया, ठीक है। कुछ हिस्टोरियंस ये भी सजेस्ट करते हैं कि ये जो पॉलीएंड्री का प्रैक्टिस है, जो पॉलीएंड्री फॉर्म ऑफ मैरिज है, वो सिर्फ एकमात्र विवाह का तरीका नहीं था, ना ही ये सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ मैरिज रहा है। देन
आखिर इस चीज़ को इंडिकेट क्यों किया गया, या इस चीज़ को जो है पॉलीएंड्री के चीज़ों प्रैक्टिस को जो है इसमें क्यों ऐड किया गया। तो हो सकता है कि हमेशा जो राइटर है, जो ऑथर है, उनका कुछ क्रिएटिविटी होता है, एंड हो सकता है कि ये क्रिएटिविटी रहा हो जिसका वास्तविकता के साथ जो है, यानी जो कुछ रेलिवेंट है, मतलब जो रियलिटी है उसके साथ लेना देना नहीं रहा हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑथर का क्रिएटिविटी है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है आपका, अ डायनेमिक टेक्स्ट। महाभारत क्या है, डायनेमिक टेक्स्ट है। ये स्टैग्नेंट नहीं है, ना ही रुका हुआ है, ठीक है। क्या महाभारत जो है, महाभारत है, ठीक है, चल रहा है आज भी जो है, इस पे बहुत सारे मूवीज ये सब बन रहे हैं। तो क्या है, महाभारत एक डायनेमिक टेक्स्ट है। अगर आप देखेंगे तो महाभारत का ग्रोथ जो है संस्कृत वर्जन तक ही नहीं रुका, यानी इसको जो है बाद में देखोगे समय के साथ जो है अदर लैंग्वेजेज में जो है लिखा जाते रहा, ठीक है। एंड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑन डायलॉग बिटवीन जो पीपल्स, कम्युनिटीज एंड दोज हु रोट द टेक्स्ट, इनके बीच में जो है ये क्या हुआ, डायलॉग हुआ, इनके बीच में बात हुआ, उसके बाद जो है इन्होंने जो है महाभारत में जो है महाभारत को लिखा। इसीलिए जो है महाभारत का जो अलग अलग लैंग्वेज में जो टेक्स्ट है महाभारत, सब में थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस देखने को मिलता है। एंड वही क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत में हम लोग पढ़े ना, तो वही कहता है कि ये एक स्टैटिक टेक्स्ट या जो क्या बोलते हैं स्टैग्नेंट टेक्स्ट नहीं है, बल्कि एक डायनेमिक टेक्स्ट है, जो संस्कृत में लिखने के बाद जो है इसको अलग अलग रीजन्स में जो लोग, कम्युनिटीज़ एंड जो राइटर्स हैं उनके बीच में जो है डायलॉग के थ्रू जो है महाभारत को अलग लैंग्वेजेज में लिखा गया। इसमें अगर आप देखेंगे बहुत सारे स्टोरीज दैट ओरिजिनेटेड इन स्पेसिफिक रीजन्स, ठीक है, या दैट सर्कुलेटेड अमंग सर्टेन पीपल, ठीक है, वो सारे स्टोरीज को भी जो है महाभारत में एक वे मिल गया, रास्ता मिल गया, यानी उनको भी जो है महाभारत में ऐड किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे जो महाभारत का सेंट्रल स्टोरी है उसको जो है अलग अलग तरीके से जो है बार बार लोगों को बताया गया, रिटोल्ड किया गया। साथ ही साथ जो महाभारत के जो स्टोरीज़ हैं उनको अगर आप देखेंगे स्कल्पचर एंड पेंटिंग के थ्रू जो है डिपिक्ट करने का, स्कल्पचर के फॉर्म में डिपिक्ट किया गया, पेंटिंग में डिपिक्ट किया गया, एंड उस चीज़ को जो है दिखाने का कोशिश किया गया। एंड साथ ही साथ आज भी देखेंगे कि ये जो एपिक है इट प्रोवाइड्स थीम फॉर वाइड रेंज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जैसे प्ले के लिए, डांस के लिए एंड अदर काइंड्स ऑफ नरेशंस के लिए जो है, ठीक है, इन सब के लिए जो है कंटेंट प्रोवाइड करता है आपका महाभारत। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ये टेक्स्ट डायनेमिक है ड्यू टू दीज रीजन्स, आपको याद रखना है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विथ अनदर चैप्टर।